हेलो दोस्तों, आई एम चाँद। वेलकम टू माय चैनल चाँद मैम। दोस्तों क्लास 10 2024 में आज हम हिंदी के वायरल पेपर के बारे में बात करने वाले। जो 22 फरवरी को जो आपका हिंदी का पेपर होने वाला है, वो यही पेपर आपका 22 फरवरी को आपको देखने को मिलने वाला। अगर आपने इस पेपर को पूरी तरीके से सॉल्व करके अच्छी तरीके से देख लिया तो आपके हिंदी में 70 नंबर पक्का हो जाएंगे इस वीडियो से। पूरा पेपर हम आप लोगों के लिए सॉल्व कराने वाले, गद्यांश पूरा सब कुछ सॉल्व कराने वाले। ठीक है, तो वीडियो में आपको एंड तक बने रहना। चैनल में पहली बार विजिट करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट में हमारे बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे। टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर के आएंगे। एक एक नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा बहुविकल्पी क्वेश्चन हमारे रहेंगे ये। ठऊला क्लब किसकी विद्या की रचना है? तो आपको बताना ये निबंध है, रेखा चित्र है, शेष स्मरण है या नाटक है। तो ये क्या है? एक निबंध है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा जय पराजय किसका नाटक है? तो जय पराजय किसका नाटक है? तो ये जो नाटक है जय पराजय, ये उपेंद्र नाथ जी का है। किसका है? उपेंद्र नाथ जी का रहने वाला है। अगला थर्ड नंबर का हमारा क्वेश्चन हो जाएगा रामचंद्र शुक्ला जी किस युग के लेखक हैं? तो रामचंद्र शुक्ला जी जो हैं वो किस युग के लेखक हैं? तो आपके भारतेंदु युग के लेखक हैं, द्विवेदी युग के हैं, या प्रगतिवाद हैं, या फिर शुल्क युग के हैं? तो शुल्क युग के क्या है लेखक आपके रहने वाले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा आंचलिक उपन्यासकार हैं। तो आंचलिक जो उपन्यासकार थे बाणेश्वर नाथ रेणु जी हैं, ये आंचलिक उपन्यासकार है। तो ये आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शुल्क युग की समय अवधि है। तो शुल्क युग की जो समय अवधि आपकी होती है 1918 से 1936 होती है, 1919 से 1918 होती है, 1843 से 1900 होती है। इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1900। ये क्या होती है दोस्तों? 1938 तक, यानी कि 1918 से लेकर 1936 तक यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा आश्रयदाताओं की प्रशंसा किस युग की विशेषता रही है? तो आश्रयदाताओं की जो प्रशंसा है वो किस युग की विशेषता रही है? भक्ति काल की, रीति काल की, आधुनिक काल की? इनमें से कोई नहीं। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये आदिकाल की विशेषता है। किसकी? आदिकाल की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी किस युग के प्रमुख कवि हैं? तो जयशंकर जो प्रसाद जी थे वो किस युग के कवि थे? तो वो छायावाद युग के कवि थे। किसके थे? छायावाद युग के कवि थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा प्रकृति का मानवीकरण किस युग की प्रमुख विशेषता रही है? तो प्रकृति का जो मानवीकरण है वो प्रगतिवाद है, या प्रायोगवाद है, छायावाद है, या अकविता है? तो छायावाद आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को आपको नोट करना। 22 फरवरी को यही पेपर छपने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नीरजा किसकी रचना है? तो नीरजा जो है वो किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की है, जयशंकर प्रसाद जी की है, निराला जी की, सुमित्रा नंदन पथ की है। तो नीरजा जो है वो महादेवी वर्मा की क्या है? रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गीत फरोश किसकी रचना है? तो गीत जो फरोश है ये किसकी रचना है आपको बताना है। तो भाई साहब गीत जो फरोश है भवानी प्रसाद मिश्र जी की क्या हो जाएगी? रचना हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चक्रपाणी में समास है। तो बहुवीरी समास है, द्वंद्व है, अव्ययभाव है, या तत्पुरुष समास है? तो चक्रपाणी जो होता है उसमें आपका बहुवीर्य समास हो जाएगा। ठीक है, विकारी शब्द में कितने भेद हैं? तो आपको बताना है विकारी जो शब्द है 4 भेद हैं, 3 भेद है, 6 भेद है, इनमें से कोई नहीं। तो विकारी शब्द में 4 भेद आपके हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कमल का पर्यायवाच्य है। तो कमल का जो पर्यायवाच्य है तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पराधीनता का विलोम है। तो पराधीनता का जो विलोम है स्वाधीनता, आजाद है, परतंत्र है, इनमें से कोई नहीं। तो जो स्वाधीनता है यह पराधीनता का विलोम है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा 15वें नंबर का चौराहे का तत्सम है। तो चतुर्पथ ये आपका चौराहे का क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है करपट का तद्भव है। तो कपाट है, दरवाजा है, कपड़ा है, इनमें से कोई नहीं है। तो कपड़ा आपका क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो ईश्वर पर विश्वास रखता है उसे कहते हैं। तो जो ईश्वर पर विश्वास रखता है उसे आस्तिक कहते हैं। क्या कहते हैं? आस्तिक कहते हैं। जो भगवान पर विश्वास रखता है, आस्था रखता है, उसे आस्तिक कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा किसके द्वारा लिखा जाएगा? मैं वाच्य है। तो किसके द्वारा लिखा जाएगा? इसमें वाच्य आपको बताना है। कर्तव्य वाच्य है, कर्म वाच्य है, भाव वाच्य है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका कर्म वाच्य आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला हो जाएगा 19वें
5वें नंबर का तभी में विभक्ति और वचन आपको बताना है। षष्ठी विभक्ति एक वचन है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है, पंचमी विभक्ति बहुवचन है, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही है आपका सप्तमी विभक्ति एक वचन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर आपका हो जाएगा अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। तो अर्थ के आधार पर अगर हम वाक्य की बात करें तो 8 हैं, 6 हैं, 3 है, कोई नहीं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने होते? 8 भेद होते। अब आपका यहाँ पर 20 सेक्शन यानी कि वर्णनात्मक प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे। 50 नंबर का पूर्णांक यहाँ पर रहेगा आपका। तो प्रस्तुत गद्यांश आपको दिया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, दिए गए गद्यांश को पढ़कर नीचे के दिए गए प्रश्नों का आपको उत्तर यहाँ पर देना है। ठीक है, गद्यांश आपका रहेगा, एक बार इसको अच्छी तरीके से ध्यान से आपको पढ़ना है। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठों में बैठी युवती ममता, ठीक है, श्रोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रभाव को देख रही ममता विधवा थी और उसका यौन शोषण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कटक शयन में विकल रही थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की एक मात्र दुहिता थी, जिसके लिए फिर भी उसके लिए कुछ भी अभाव हो असंभव था, तब भी उसकी विडंबना का अंत नहीं। तो देखो, सबसे पहले ये आपको पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है, उपयुक्त जो पद्यांश है इसका आपको क्या देना है, संदर्भ देना है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखो, ये जो हमारा गद्यांश है, अब इसका संदर्भ आपको कैसे देना है वो देखिएगा। सबसे पहले तो देखो, आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में इस तरीके से लिखना कि ये हमारा खंड ब है। यहाँ पे तो खंड ब है, तो खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न है, तो आपको यहाँ पर भी खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न लिख लेना है। फिर आपका प्रश्न नंबर कितना है, 1 है, तो आपको यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 लिख लेना है। ठीक है, अब आपको लिखना है यहाँ पर गद्यांश। तो गद्यांश की जो फर्स्ट पंक्ति है, रोहतास दुर्ग, तो ये यहाँ से और यहाँ तक आपको अंत की पंक्ति, यहाँ से शुरू की पंक्ति और अंत की पंक्ति आपको लिख देनी है। ठीक है, अब आपको संदर्भ लिखना है। अब यहाँ पर दिया गया है कि संदर्भ लिखिए, तो यहाँ पर आपको संदर्भ दिया गया है, तो अब आपको इसका संदर्भ लिखना है। आपको एक बार ये गद्यांश पूरा पढ़ लेना है। ठीक है, पढ़ने के बाद में अब देखो, इसका गद्यांश का जो संदर्भ होगा वो होगा, प्रस्तुत गद्यावरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता। तो ये जो पाठ है ममता पाठ से लिया गया। यहाँ पर आपने देखा होगा ममता का कई बार यहाँ पर जिक्र हुआ, और ये आपको पता भी होगा, इतना आपने पढ़ा भी होगा, ममता पाठ से ये लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिख देना, इसकी कहानी में उधर तो इसके लेखक छायावादी युग के प्रबंधक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। किसके? जयशंकर प्रसाद जी। तो पाठ का नाम ममता लिख देना, लेखक का नाम जयशंकर प्रसाद जी, आपको लेखक का नाम लिख देना। इतना ही लिखना है संदर्भ में, जैसा मैंने लिखा वैसा ही आपको यहाँ पर लिखना, पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, गद्यांश का संदर्भ इस तरीके से लिखने। अगला है रेखांकित जो अंश है उनकी व्याख्या करनी। अब यहाँ से जो मन में वेदना, मस्तक पर आंधी, आंखों में पानी, बरसात के लिए सुख के संकट शयन में विकल रही रोहतास दुर्ग, यहाँ तक यहाँ तक ही आपको इसका आंसर देना है। तो अगला जो आपका रहेगा रेखांकित पंक्तियों का जो आंसर है वो आपको इस तरीके से देना है। ठीक है, कि पहले आपको यहाँ पर लिख देना है, जैसे यहाँ पर दिया है रेखांकित पंक्तियों के अंश की व्याख्या, तो यहाँ पर रेखांकित जो अंश है उनकी व्याख्या आप कर रहे हो, तो ये ऐसे ही आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, अब आपको लिखना है कि जयशंकर प्रसाद जी का कहना है, रोहतास राजा प्रसाद के द्वार के निकट अपने कमरे में बैठी हुई ममता सोन नदी के तेज प्रभाव को देख रही है और विधवा ममता का यौन शोषण सोन नदी के प्रवाह के समान पूर्ण रूप से उमड़ रहा है। ठीक है, और भरी तरुणाई में विधवा हो जाने के कारण उसका मन दुख से भरा हुआ है। मस्तक पर आंधी, यहाँ पर आपको दिया है ना कि मस्तक पे आंधी, आंखों में बरसात है ना, तो यहाँ पर ये ना, मस्तक पर आंधी के समान तीव्र अपने भावी जीवन की चिंता से संबंधित अनेक विचार उत्पन्न हो रहे थे और आंखों में दुख के आंसू निरंतर बह रहे थे और राजा प्रसाद के समस्त सुख उसको कैसे लग रहे थे, सुविधा मानो कांटों के भांति उसको वो कष्ट लग रहे थे, कोमल बिस्तर भी उसको सयांक की तरह प्रतीत हो रहे थे। तो इन पंक्तियों का आपको इस तरीके से अर्थ लिख देना है। ठीक है, इस तरीके से ही आपको इसका आंसर लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा गया है कि उपयुक्त पद्यांश जो गद्यांश है इसमें हिंदू विधवा की स्थिति आपको बतानी है। हिंदू विधवा की स्थिति पूछिए, तो हिंदू विधवा की स्थिति क्या हो जाएगी। देखो, हिंदू विधवा की स्थिति यहाँ पर बताई गई है कि गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति। ठीक है,
तो सामाजिक परिस्थितियों के कारण आज भी हिंदू समाज में विधवा का जो जीवन है वो दुखी, उपेक्षित तथा अनाथ जैसा है, कि जो विधवा है उसको एक तरह से क्या माना जाता है, कलंक माना जाता है। इस कारण उसका जो जीवन है उसके लिए भार स्वरूप हो जाता है। इसी कारण जो हिंदू विधवाएं उनको तुच्छ, निराश्य प्राणी कहा गया है। तो ये आपको यहाँ पर तीनों क्वेश्चंस का आंसर मैंने बता दिया। इस तरीके से आपको यहाँ पर लिख कर आना है और ये नंबर आपका 6 नंबर का है, पक्का 6 नंबर पूरे में से पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, पूरा पेपर सॉल्व कराने वाले हैं। वैसे आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नोत्तर दीजिए। ये आपको पूछा गया है। उधो मन ने भयो 10-20, एक होत सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस, इंद्री शिथिल भई के सब बिन जो देही बिन शीस, आस लगी रहित तन स्वाहा जीवन ही कोटि बरीस। तो तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल योग के ईस, सूर हमारे नंदन विपु और नहीं जगदीश। तो उपयुक्त पद्यांश का सबसे पहले संदर्भ आपको लिखना है। ठीक है, संदर्भ आपको लिखना है। कैसे लिखना है भाई, हमने आपको बता दिया। देखो संदर्भ आपको पहले यहाँ पर पद्यांश सॉल्व कर रहे हो तो पद्यांश यहाँ पर आपको लिख देना है। ठीक है, अब पद्यांश आप लिख दिया, प्रश्नोत्तर 2 है तो 2 आपने आंसर यहाँ पर डाल दिया है। अब यहाँ की जो फर्स्ट लाइन है, उधो मन ने भयो भी, है ना, तो आपने यहाँ से उधो मन ने भयो और यहाँ पर जगदीश तक आपको यहाँ इस तरीके से आपको लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या पूछा है, संदर्भ पूछा है तो हमें संदर्भ लिखना है। भाई क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। ध्यान से देखिएगा कि इसमें दिया गया है कि उपयुक्त पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड शीर्षक में उद्धव है, जो कि सूर सागर नामक ग्रंथ से लिया गया है और जिसके रचयिता कौन है, सूरदास जी के द्वारा ये रचा गया है। किसके द्वारा, सूरदास जी के द्वारा ये क्या हुआ है, रचा गया है। अब आपसे पूछा गया, ये आपका संदर्भ हो गया, ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब यहाँ पर रेखांकित भाव स्पष्ट करना है आपको। ठीक है, ये रेखांकित भाव यहाँ पर आपको क्या करना है, स्पष्ट करना है। तो अब यहाँ पर जो पंक्ति दी गई है ना, इनका दोनों का अर्थ आपको लिख देना, भाव जो है वो लिख देना। तो प्रयुक्त पद्यांश में उद्धव जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हम तो श्याम सुंदर की वियोगिनी हैं। क्या कहती हैं गोपियाँ, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी कि हम तो क्या है कि श्याम सुंदर जो केशव हैं उनकी वियोगिनी है और उनसे मिलने की आशा में हम सिर विहीन शरीर में हम अपने प्राणों को करोड़ों वर्ष तक रख सकते हैं, कि हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं, हम करोड़ों वर्ष तक अपने शरीर में प्राण को रख सकते हैं। तो ये पंक्तियों का अर्थ हो गया। अब इनमें क्या बताया गया है कि अलंकार आपको बताना है, इसमें 2-3 अलंकार होने वाले, तो वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से ही आपको लिखना है, पक्का 6 नंबर आपको मिल जाएगा। जैसे बताया वैसे आपको लिख देना है। ठीक है, अब ये हो गया। अथवा में अगर आप इसको करना चाहो तो इसको भी कर सकते हो। अब आपका यहाँ रहेगा 3 का ख रहेगा कि संस्कृत पद्यांश आपको आता है कि संस्कृत पद्यांश में किसी एक संदर्भ सहित हिंदी का अनुवाद कीजिए। तो हिंदी का अनुवाद करना है। अब आपको लिखना भी कि ये हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से लिया गया है। ठीक है, तो इस नगरी में विविध धारणा, तो मतलब आपको इसका हिंदी अर्थ कर देना, काफ़ी अच्छी तरीके से इसको समझाना है, समझना है। पहले 1 बार 2 बार पढ़ लेना है और इसका हिंदी अर्थ आपको करना। अथवा में आपको ये मिलेगा, अगर ये नहीं आता तो आप इसका भी हिंदी अर्थ कर सकते हो। ठीक है, ये नहीं आ रहा तो इसमें दोनों में से एक ही आपको करना है। ठीक है, अब आपका तीसरे का ख रहेगा। यहाँ पे दिए गए संस्कृत श्लोक में से एक श्लोक का संदर्भ लिखिए। अनुवाद आपको करना है। सर्व भवन्तु सुखिनः, सर्व सन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाव भवे। तो इसका हिंदी अर्थ आपको कर देना है। ठीक है, अगला आ जाएगा चौथे नंबर का क्वेश्चन। लेखक में से निम्नलिखित लेखकों में से एक का आपको जीवन परिचय यहाँ पर लिखना है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को तैयार कर लीजिएगा, एक आपको मिल जाएगा, मतलब 5 नंबर पक्का हो जाएगा। देखो अगर आपको जीवन परिचय लिखना नहीं आता, समझ में नहीं आ रहा कि क्या क्या लिखना है, तो एक मैंने जीवन परिचय की फिक्स लाइन की वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो भी जाकर आप देख लीजिएगा। फिक्स लाइन है, किसी का भी जीवन परिचय आए उस लाइन को लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, 5 नंबर पक्का आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इनमें से आपको रामचंद्र शुक्ला जी का है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है या जयशंकर प्रसाद, इनमें से एक का आपको जीवन परिचय यहाँ पर बेटा लिख देना है और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, एक सबका जीवन परिचय और स्पष्ट सब। जीवन परिचय में क्या होता है कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जीवन परिचय में, देखो लेखक का जन्म कब हुआ,
स्थान लिखना है, जन्म स्थान लिखना है, कहाँ हुआ, फिर उसके बाद में उनकी जो रचनाएं क्या हैं और कुछ फिक्स लाइन है जो मैंने दिए हैं, वीडियो बनाई हुई है, उसको जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। क्या रहेगा, निम्नलिखित में से कवियों में से एक जीवन परिचय देते हो उनकी प्रमुख रचनाएं। अब देखो जीवन परिचय इनमें भी देना है और उनकी एक प्रमुख रचनाएं भी लिखनी है, ठीक है, प्रमुख रचनाएं लिखनी है। जैसे सूरदास है, सूरसागर इनकी प्रमुख रचनाएं, तो ऐसे आपको रचनाएं भी इनकी बता देनी है, ठीक है। 5 नंबर का दिए गए संस्कृत प्रश्नों में से के लिए 2 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो इनमें से 2 प्रश्नों का भाई उत्तर देना है, 3 दिए, 2 का ही उत्तर देना है। ये पेपर अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपका काम हो गया, ठीक है, आपका काम हो गया, आपका हिंदी में 70 नंबर पक्का हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हास्य रस की परिभाषा और एक उदाहरण। तो हास्य रस की परिभाषा लिखनी है, हास्य रस किसे कहते हैं, उनकी परिभाषा लिखनी है और परिभाषा लिखने के बाद में एक उदाहरण देना है। उपमा अलंकार की परिभाषा, एक अलंकार और उदाहरण लिखना है, ठीक है। 11 का चौपाई छंद के लक्षण लिखकर उसका उदाहरण दीजिए। तो चौपाई छंद के लक्षण लिखने, फिर उसका क्या लिखना है आपको और उदाहरण लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से लोक करती मुहावरों का अर्थ आपको बताना। 9 2 11 होना, भाग जाना, क्या होना, भाग जाना, 9 2 11 हो जाना, कोई सी पर संकट पड़ने पर वहां से गायब हो जाना, ये हो जाएगा। अंगारों पर रखना, तो ठीक है, मतलब अत्यधिक दुविधाओं पर होना, है ना। अदल गगरी झलक जाए, तो मतलब आधा ज्ञान होना, क्या होना, आधा ज्ञान होना। अपनी खिचड़ी पकाना, तो स्वयं की अपनी खिचड़ी मतलब स्वयं पर ही बातें करना, ठीक है। अगला हो जाएगा निम्नलिखित में से एक निबंध आपको लिखना है। तो यहाँ पर वृक्ष का आभूषण पर निबंध लिख सकते हो, प्रिय मित्र पर्व पर, प्रदूषण पर और जीवन का महत्व। तो इनमें से 6 नंबर आपका पक्का करना है। निबंध आपको यहाँ पर एक निबंध इनमें से लिखना है किसी पर, ठीक है। ये निबंध आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, यही निबंध आपको एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा पूरा पेपर सॉल्व करवा दिया है। तो मैंने आपको काफ़ी अच्छी तरीके से ये पेपर सॉल्व करवाया है, ठीक है, काफ़ी अच्छी तरीके से आपको पेपर सॉल्व करवाया। आई होप कि आपको वीडियो भी पसंद आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू।